यानी ऐसे यूनिट्स जिनमें चैप्टर्स कम हो, कम चैप्टर्स पढ़ के हम ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। किसी भी एक चैप्टर में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं हम हर चैप्टर में उसका 0.5 डालेंगे, राइट। तो ऐसे प्लस माइनस जो है एक आधा क्वेश्चन का वो हो सकता है। इस बार जो आपको पैटर्न देखने को मिला वो सबसे ज्यादा जो देखने को मिले थे वो थे आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन, है ना। सिंगल चॉइस के बाद जो सबसे ज्यादा रेशो में थे वो थे आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, आज बच्चों हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। बेटा बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के कि मैम क्या 2025 में ज़ूलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे या बॉटनी से बच्चों, या क्लास 11 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे या क्लास 12 से। तो ये सभी डाउट्स जो है बेटा ये बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। और कौन से यूनिट का वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इन सभी डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा बेटा आपको आज की वीडियो में। हम कोई ऐसे ही सुपरफिशियली बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम ये पुरानी ट्रेंड को देख के जो नीट 2024 में पेपर आया है उसके बेसिस पे, तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो, खुद आप देख सकते हो कि कौन से यूनिट को ज्यादा वेटेज दिया है एनटीए ने, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो क्वेश्चन एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन सी यूनिट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या कैसे पता लगेगा बेटा, जो वेटेज है यानी ऐसे यूनिट्स जिनमें चैप्टर्स कम हो, कम चैप्टर्स पढ़ के हम ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, वही होती है बेटा हाई वेटेज यूनिट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी हाई वेटेज यूनिट है। क्या ज़ूलॉजी और बॉटनी में किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या 11th और 12th में भी क्वेश्चन वेरिएबल है यानी किसी से ज्यादा और किसी से कम आते हैं। आइए जानते हैं बच्चों आज की वीडियो में। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं। अगर आप 2024 का पेपर देखोगे बेटा तो ज़ूलॉजी और बॉटनी से इक्वल पेपर आया था, यानी इक्वल क्वेश्चंस आए थे। 50% ज़ूलॉजी और बॉटनी से रहे थे बेटा। ठीक है, तो पहला डाउट तो आपका यही क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि ज़ूलॉजी से ज्यादा आते हैं या बॉटनी से ज्यादा आते हैं, दोनों से बेटा बराबर क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं 11th और 12th की, क्या 11th से ज्यादा क्वेश्चन आता है या फिर क्लास 12 से ज्यादा आता है। तो बेटा इसका भी सिंपल आंसर यही है कि लगभग बराबर आते हैं, बट यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है ना वो इसलिए होता है कि कभी 11 से कोई पर्सन ज्यादा बोल रहा है, कोई 12 से बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल है। आपको पता होगा बेटा कि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। अब मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसा हो सकता है कि 11th क्लास से भी बन रहा है और वो 12th क्लास से भी बन रहा है, किसी एक चैप्टर से 11th के से बन रहा है और 12th का भी कुछ स्टेटमेंट आ गया, तो हम उसको कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये 11th से आ रहा है या फिर 12th से आ रहा है। तो ये थोड़ा सा वेरिएबल है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग बराबर ही आता है, बराबर ही वेटेज है 11th का भी और बराबर ही वेटेज है बच्चों 12th का भी। ठीक है, तो पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया, ज़ूलॉजी और बॉटनी से भी इक्वल आते हैं और 11th और 12th से भी ऑलमोस्ट इक्वल ही क्वेश्चंस जो है बच्चों आते हैं बेटा। ठीक है, अब पहला डाउट हो गया क्लियर। अब मैम आप ये बता दीजिए कि कौन से यूनिट वेटेज जो है वो ज्यादा है ना। अब हम इसको ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम 2024 को एनालाइज करके 11th और 12th है ना चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज एक बार क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि किससे ज्यादा आए थे। क्लास 11th की बात करें बच्चों तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में लिविंग वर्ल्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से 1 क्वेश्चन और एनिमल किंगडम से बच्चों आए थे 5 क्वेश्चन। यानी ये तो क्लियर हो गया कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है क्योंकि इसमें जो है बच्चों बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं और फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप 2024 का पेपर देखोगे बेटा तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी काफी देखने को मिले थे और एग्जाम्पल्स जो होते हैं वहां से मैचिंग वाले क्वेश्चन या फिर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी जो है बेटा बहुत बनते हैं। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल में, तो मॉर्फोलॉजी से भी बेटा 5 क्वेश्चन देखने को मिले, एनाटॉमी से 3 और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से भी 3 देखने को मिले। तो देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया बेटा। ठीक है, नाउ सेल सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बेटा देखते हैं। सबसे पहली अगर चैप्टर की बात करूं यूनिट ऑफ लाइफ से 4 क्वेश्चन और बायोमोलिक्यूल से 6 क्वेश्चन आए थे बच्चों, सेल साइकिल से बेटा 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो 14 क्वेश्चन, यही होती है हाई वेटेज यूनिट, यानी कम चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। आप देख सकते हो बेटा सिर्फ 3 चैप्टर्स,
सिर्फ 3 चैप्टर से आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा पहले हाई वेटेज यूनिट वाली यूनिट को कवर करता है, ठीक है, यही है वो हाई वेटेज यूनिट। फिर बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। फोटोसिंथेसिस से 3 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन से 2 क्वेश्चन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। अब अगर बात करें बेटा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ब्रीदिंग से 2, बॉडी फ्लूइड से 3, एक्सक्रीटरी से 2, लोकोमोशन से 1, न्यूरल कंट्रोल से 2 और केमिकल कोऑर्डिनेशन से 2। ओवरऑल देखा जाए बेटा तो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी से लगभग 12 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं स्मार्ट वर्क करने वाली बात या हाई वेटेज की, तो ऐसी यूनिट जो कम चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चन दे रही हैं, ठीक है, जैसे कि सेल बायोलॉजी हो गया आपका, है ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी भी है बेटा, इससे ना डाइवर्सिटी बहुत बनती है क्वेश्चन की, यानी ब्रीदिंग का एक क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड का एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सक्रीटरी का एक स्टेटमेंट कंबाइन करके एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बीच में हो सकता है दूसरे चैप्टर का भी डाल दे। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो वेरिएबल होते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम प्योरली इसको इसी चैप्टर में डालेंगे, तो वो प्लस माइनस जो है क्वेश्चंस का रहता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बच्चों 12th की, तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन देखने को मिले बेटा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 9 क्वेश्चन जो है, 9 से 10 क्वेश्चन जो है आपके रिप्रोडक्शन से देखने को मिले थे, है ना। अब मैं एक आधा क्वेश्चन वेरिएबल क्यों बोल रही हूँ, कई बार स्टेटमेंट जो है वो आगे पीछे भी एक दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी देखने को मिले हैं, ठीक है। तो हम प्योरली उसको किसी भी एक चैप्टर में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं हम हर चैप्टर में उसको 0.5 डालेंगे, राइट। तो ऐसे प्लस माइनस जो है एक आधा क्वेश्चन का वो हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर देखा जाए बेटा तो सिर्फ 3 चैप्टर से अगर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये भी हाई वेटेज यूनिट में ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं जेनेटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 5 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस से 6 क्वेश्चन और एवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन, वापस से 14 क्वेश्चन देखने को मिले, यानी हाई वेटेज यूनिट। 11th में देखा जाए तो सेल बायोलॉजी, जिससे 3 चैप्टर से 14 क्वेश्चन थे, और इधर जेनेटिक्स, जिससे वापस से 3 चैप्टर से कितने 14 क्वेश्चन देखने को मिले। बेटा अगर आप पहले ये चैप्टर्स करते हैं, ये यूनिट करते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन जो है कर पाएंगे, है ना। सिर्फ 3 चैप्टर इतने क्वेश्चन दे रहे हैं। दीज आर हाई वेटेज यूनिट्स, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं ह्यूमन वेलफेयर की। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, माइक्रोब से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, बायोटेक्नोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 6 क्वेश्चन देखने को मिले और बायोटेक्नोलॉजी ने एप्लीकेशन से 4। सिर्फ 2 चैप्टर बच्चों, सिर्फ 2 चैप्टर 10 क्वेश्चन दे रहा है। समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है, हाई वेटेज यूनिट वाली यूनिट है, ठीक है, हाई वेटेज है इसका, ठीक है। सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको 10 क्वेश्चन दे रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। बात करते हैं इकोलॉजी की। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन, इकोसिस्टम से 1 क्वेश्चन और बायोडाइवर्सिटी से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है आपका, ठीक है। अगर चैप्टर की बात करें तो एनिमल किंगडम हो गया बेटा आपका, एक हो गया आपका एनिमल किंगडम, जिससे काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। मॉर्फोलॉजी से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे और बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर हम बात करें बेटा यूनिट वाइज, तो यूनिट वाइज सेल बायोलॉजी से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, रिप्रोडक्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, जेनेटिक्स से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी से भी आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट और साथ साथ ये 3 चैप्टर, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स और यूनिट्स हैं बेटा, ठीक है। इसी को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो यहाँ हम देख सकते हैं बेटा कि सेल बायोलॉजी, है ना, सिर्फ 3 चैप्टर से 14, जेनेटिक्स में 14, रिप्रोडक्शन में 9, बायोटेक्नोलॉजी में 10 क्वेश्चन देखने को मिले। ये तो हो गया आपका यूनिट वाइज। चैप्टर वाइज एनिमल किंगडम हो गया आपका, मॉर्फोलॉजी हो गया बेटा आपका, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी हो गया आपका, ठीक है। ये हाई वेटेज यूनिट है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसी से आता है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट सभी यूनिट है बेटा, और प्लस माइनस भी हमेशा हो सकता है, लेकिन ये वो यूनिट है कि आप कम चैप्टर में ज्यादा सिलेबस जो है कवर कर पा रहे हैं, ज्यादा स्कोर कर पा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हाई वेटेज यूनिट। अब अगर हम बात करें बेटा तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो भी बहुत
डाइवर्सिटी देखने को मिली थी। इस बार जो आपको पैटर्न देखने को मिला वो सबसे ज्यादा जो देखने को मिले थे वो थे आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन, है ना। सिंगल चॉइस के बाद जो सबसे ज्यादा रेशो में थे वो थे आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस, मैचिंग बहुत देखने को मिली थी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें मैचिंग की, अगर मैं बात करूं तो लगभग 29 to 30 क्वेश्चंस जो थे बेटा वो मैचिंग के थे, और ये काफी बड़ा नंबर होता है। इसके बाद आपके देखने को मिले थे बेटा मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, जैसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कुछ इतने स्टेटमेंट दे दिए। फिर इसके बाद पूछेंगे 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 6 आर करेक्ट, 5 4 आर करेक्ट ओनली, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बच्चों प्योरली एनसीईआरटी से आए थे, एक एक लाइन एनसीईआरटी की थी बेटा, ठीक है। और एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है, एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। तो आप बच्चों, हर टीचर आपको यही बोलता है कि बार बार एनसीईआरटी रिवाइज करें। सिर्फ एनसीईआरटी से एग्जैक्टली लाइन अगर उठ के आ रही है तो बेटा वो बुक तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, है ना, दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आए थे बच्चों आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले जो क्वेश्चंस थे, है ना, कि भाई स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 1 दे दिया, फिर स्टेटमेंट 2 दे दिया, फिर पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, दोनों करेक्ट है और दोनों इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बेटा एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन आई थी, है ना, एजर्शन, रीजन, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 और 2 एज इट इज उठ के आई, जहां भी स्टेटमेंट आ रहा है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन जो है उठा के दे रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो बच्चा पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट के बाद देखने को मिले थे आपके एजर्शन, रीजन वाले क्वेश्चन, और साथ ही साथ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके देखने को मिले थे। अब क्योंकि एनसीईआरटी डायग्राम भी सिर्फ एनसीईआरटी का आएगा, कोई बाहर से डायग्राम नहीं आता है, और डायग्राम के नीचे भी जो लिखा होता है ना बेटा वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम के साथ साथ जो नीचे लिखा हुआ है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आपको 2024 में, और ऐसा ही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि सेम ही पैटर्न के जो है क्वेश्चन 2025 में अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जितना ज्यादा बच्चों टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और बायोलॉजी में तो बच्चों एक ही चीज बोलते हैं कि एनसीईआरटी ही आपकी सब कुछ है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठ के आएगा। तो आप एनसीईआरटी को बेटा अच्छे से पढ़ें, बार बार इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। बार बार टेस्ट दे बेटा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट होंगे और आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक रिकॉल कर पाएंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि नवंबर चल गया है बेटा, है ना, नवंबर मिड हो गया है, काउंटडाउन एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब तो बस आप कमर कस लीजिए बच्चों, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, स्टे ट्यून बेटा, ठीक है। आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।